वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सिविक्स का सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि बच्चों आपके एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर का हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि इस चैप्टर का हर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 है वफाकियत यानी कि फेडरलिज़म। अब सभी बच्चे सोचेंगे कि फेडरलिज़म लफ्ज़ का मतलब क्या है, वफाकियत लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, वफाकियत का मतलब है कि जिन जिन देशों के अंदर जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, यानी कि जिन जिन देशों के अंदर जमहूरियत है, वहाँ पर शासन को चलाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। तो उसमें से एक तरीका है वफाकियत यानी कि फेडरलिज़म। इतनी बात समझ में आई कि बच्चों, जमहूरियत के अंदर देश के निज़ाम को चलाने के लिए कुछ तरीका अपनाया जाता है। तो कई तरीके होते हैं, तो उनमें से एक तरीका होता है वफाकियत यानी कि फेडरलिज़म। तो बच्चों, पहले चैप्टर की कहानी को समझ लेते हैं, जैसा कि मैं हर बार समझाती हूँ, क्योंकि अगर कहानी चैप्टर की एक बार समझ में आ जाती है तो पूरा ही चैप्टर समझना भी बिल्कुल आसान रहता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वफाकियत यानी कि फेडरलिज़म की। तो फेडरलिज़म का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, इस चैप्टर में हम जमहूरियत के अंदर शासन को चलाने के, हुकूमत को चलाने के दो तरीके पढ़ेंगे। पहला है वहदानी निज़ाम हुकूमत और दूसरा है वफाकी निज़ाम हुकूमत यानी कि फेडरलिज़म। अब वहदानी निज़ाम हुकूमत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बच्चों जितनी भी ताकत होती है वो मरकज़ी सरकार के पास होती है, मरकज़ी हुकूमत के पास सारे इख्तियारात होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों कि जमहूरियत के अंदर अगर वहदानी निज़ाम हुकूमत को शामिल किया जाता है तो इसके अंदर जो जितने भी पावर्स होती हैं वो मरकज़ी पावर्स नहीं, इख्तियारात के ज़्यादातर इख्तियारात जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? मरकज़ी सरकार के पास होते हैं। देखो, किसी भी देश के अंदर दो तरीके की सरकार होती है, एक तो मरकज़ी हुकूमत होती है और दूसरी हुकूमत कौन सी होती है? रियासती हुकूमत यानी कि सूबों की हुकूमत। तो वहदानी निज़ाम हुकूमत में याद रखोगे कि मरकज़ी हुकूमत के पास सारे इख्तियारात होते हैं। अब बात करते हैं फेडरलिज़म की यानी कि वफाकी निज़ाम की। अब बच्चों, वफाकी निज़ाम दो तरीके का होता है। वफाकी निज़ाम के अंदर बच्चों जो इख्तियारात होते हैं वो मरकज़ और सूबों में तकसीम किए जाते हैं, यानी कि डिवाइड किए जाते हैं। याद रखोगे कि वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर इख्तियारात मरकज़ और सूबों के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। यानी कि कुछ इख्तियारात मरकज़ी सरकार के पास होते हैं और कुछ इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास होते हैं। तो देखो, वफाकी निज़ाम हुकूमत के दो तरीके हैं। पहला तरीका वो है जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर राइज है। देखो, हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा मुल्क बनाया गया है और यहाँ पर बच्चों ज़्यादातर मतलब इख्तियारात की तकसीम मरकज़ और सूबों दोनों के अंदर होती है, मगर यहाँ पर जो ज़्यादा इख्तियारात होते हैं वो किसके पास होते हैं? मरकज़ के पास होते हैं, यानी कि मरकज़ी हुकूमत के पास होते हैं। याद रखोगे कि इस टाइप की हुकूमत कैसी होती है? यहाँ पर छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा मुल्क बनाया जाता है और यहाँ पर इख्तियारात मरकज़ और सूबाई सरकार के अंदर तकसीम किए जाते हैं, मगर जो ज़्यादा इख्तियारात किसके पास होते हैं? मरकज़ी सरकार के पास होते हैं। इसी तरीके से बच्चों, वफाकी निज़ाम हुकूमत का दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पर क्या किया जाता है कि कई मुल्कों को मिलाकर एक बड़ा बर्र-ए-आज़म बनाया जाता है, जिसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर भी इख्तियारात सूबों और मरकज़ के अंदर डिवाइड होते हैं, मगर जो ज़्यादा इख्तियारात यहाँ पर किसके पास होते हैं? सूबाई सरकार को दिए जाते हैं इस वाले निज़ाम हुकूमत के अंदर। देखो, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर बड़े बड़े मुल्कों को मिलाकर एक बड़ा कॉन्टिनेंट बनाया जाता है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो यहाँ पर बच्चों जो इख्तियारात होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा इख्तियारात सूबाई सरकार के पास होते हैं और यहाँ पर ज़्यादा इख्तियारात किसके पास होते हैं, मरकज़ी सरकार के पास होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको फेडरलिज़म को बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाया जाएगा। तो अब हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही बच्चों आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 1 है कि झेल रियासतों को हिंदुस्तान के सियासी नक्शे में यानी कि पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको शो करना है। तो ये काम तो सभी बच्चे अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10 तक आते आते आपको पूरा ही मैप अच्छे से याद होगा। तो बात करते हैं सवाल नंबर 2 की, ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान के अमली वफाकी निज़ाम की एक ऐसी खसूसियत बयान कीजिए जो बेल्जियम के वफाकी निज़ाम की मिसाल और दूसरी जो कि इसकी मुख्तलिफ हो। यानी कि देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो हिंदुस्तान के अंदर वफाकी निज़ाम को अपनाया गया है उसकी इस तरह की एक खसूसियत बयान करनी है जो कि बेल्जियम के वफाकी निज़ाम से मिलती जुलती हो और एक ऐसी जो कि बेल्जियम के वफाकी निज़ाम से ना मिलती हो। क्यों देखो बच्चों, बेल्जियम के अंदर भी वफाकी निज़ाम हुकूमत को अपनाया गया है। तो देखो बच्चों, सिमिलैरिटीज़ क्या है बेल्जियम की और हिंदुस्तानी वफाकी निज़ाम की। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो इख्तियारात हैं वो मरकज़ और सूबाई सरकार के दौरान तकसीम किए गए हैं। और देखो बच्चों, अब जो इसमें डिफरेंस क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर मरकज़ और सूबों को अपने अपने इख्तियारात दिए गए हैं। और इसके अलावा बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर मरकज़ी हुकूमत की पावर ज़्यादा है। सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती है। मगर बच्चों बेल्जियम के अंदर क्या है, बेल्जियम के अंदर मरकज़ी हुकूमत की इख्तियारात को कम कर दिया गया है और इन इख्तियारात को सूबाई हुकूमतों को दे दिया गया है। क्या डिफरेंस है बच्चों कि बेल्जियम के अंदर सूबाई हुकूमतों को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत के अंदर मरकज़ी हुकूमत को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। तो इस आंसर को बच्चों किस तरीके से लिखोगे कि हिंदुस्तानी वफाक की खासियत ये है कि यहाँ पर इख्तियारात की तकसीम मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान की गई है। बेल्जियम दफाक में भी हिंदुस्तान की ही तरह इख्तियारात का बंटवारा मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के दरमियान किया गया है। हिंदुस्तान के आइन में मरकज़ और सूबों के अपने अपने इख्तियारात होते हैं और इलाकाई हुकूकों का भी तज़किरा किया गया है। हिंदुस्तान के अंदर सूबों को मरकज़ के इख्तियारात के अंदर दखल अंदाज़ी करने की इजाज़त नहीं दी गई है आइन के ज़रिए, जबकि बेल्जियम के अंदर बच्चों मरकज़ी हुकूमत को कम करके उन्हें सूबाई हुकूमतों को दे दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, वफाकी और वहदानी निज़ाम हुकूमत के माबैन बुनियादी क्या फ़र्क है, एक मिसाल देकर वाज़ेह करना है। तो देखो बच्चों, वहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर मरकज़ी हुकूमत के पास सारे ही इख्तियारात होते हैं। मरकज़ी सरकार चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कुछ इख्तियारात सूबों को दे सकती है। इसके अंदर बच्चों जो नागरिकता होती है वहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर इकहरी होती है, जबकि वहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर बच्चों जो इख्तियारात होते हैं मरकज़ और सूबों के अंदर आइन के ज़रिए से डिवाइड किए जाते हैं कि कौन से इख्तियारात मरकज़ के पास हैं और कौन से इख्तियारात सूबों के पास हैं। ये वहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर आइन के ज़रिए से तय किया जाता है। और यहाँ पर बच्चों जो नागरिकता होती है वो दोहरी होती है। पहली तो देश की होती है और दूसरी वो होती है जिस रियासत के अंदर वो रह रहे होते हैं। तो इस बात को बच्चों एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इस तरफ गौर करेंगे। वफाकी निज़ाम हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम मरकज़ और सूबों के दरमियान होती है।
इसलिए मरकज़ तन्हा सभी जिम्मेदारियां और कामों को नहीं कर सकता है। समझ में आ गई बात की वफाकी निज़ाम हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम, इख्तियारात का बंटवारा मरकज़ और सूबों के दरमियान होता है। इसी वजह से मरकज़ तन्हा सभी जिम्मेदारियों और कामों को नहीं कर सकता है, जबकि वहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर तमाम तर इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ के हाथों में होते हैं और मरकज़ ही तमाम जिम्मेदारियों को संभालती है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत है। यहाँ पर सभी इख्तियारात मरकज़ के पास नहीं हैं और ना ही इसे सभी काम करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहदानी निज़ाम हुकूमत है। इसलिए यहाँ मौज़ूआत पर कानून बनाने की इख्तियारात की बुनियाद पर 3 फहरिस्तें बनाई गई हैं। याद रखोगे कि इसी वजह से यहाँ पर मौज़ूआत पर कानून बनाने के लिए इख्तियारात की बुनियाद पर 3 लिस्टें बनाई गई हैं। पहली लिस्ट है यूनियन। बच्चों, यूनियन लिस्ट के अंदर कैटेगरीज दी गई हैं 97, फिर रियासती है और फिर मुश्तरका फहरिस्त है। मरकज़ी फहरिस्त में बहुत अहम मौज़ूआत होते हैं जिन पर कानून बनाने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ के हाथों में होता है। इसके अलावा रियासती फहरिस्त के जो मौज़ूआत होते हैं उन पर कानून बनाने का हक़ जो होता है सूबाई हुकूमतों यानी कि सरकार को हासिल होता है, जबकि जो मुश्तरका फहरिस्त है यानी कि मिली जुली फहरिस्त है, इन मौज़ूआत पर मरकज़ और सूबों दोनों को ही कानून बनाने का हक़ होता है। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। 1992 में दस्तूरी तरमीम यानी कि संविधान के ज़रिए जो संशोधन जो सुधार किया गया था उसके तहत हुकूमत के दरमियान किसी 2 फ़र्क़ों को बयान करना है। तो देखो बच्चों, 1992 में 43वें और 44वें आईनी तरमीम की गई थी। याद रखोगे कि 1992 में 43वीं और 44वीं आईनी तरमीम की गई थी। इनका ताल्लुक़ किससे था? इन तरमीमों का, इन सुधार का पंचायती राज निज़ाम और नगर पालिका निज़ाम से था। याद रखोगे कि 43वीं और 44वीं आईनी तरमीम जो की गई थी उसका ताल्लुक़ किससे था? पंचायती राज निज़ाम और नगर पालिका के निज़ाम से था। 1992 की आईनी तरमीम से मकामी इंतज़ामिया को भी कुछ इख्तियारात दिए गए थे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मकामी इंतज़ामिया, इसके अलावा बच्चों मकामी इंतज़ामिया को यानी कि लोकल एरिया से रिलेटेड इंतज़ामिया को भी कुछ इख्तियारात दिए गए थे इस संशोधन के तहत, इस तरमीम के तहत। इस तरमीम के पहले और बाद में मकामी इंतज़ामिया के अंदर 2 फ़र्क हैं। याद रखोगे कि इस संशोधन से पहले और बाद में मकामी इंतज़ामिया में 2 फ़र्क मंदरजा झेल है। 1992 की आईनी तरमीम से पहले पंचायतें और नगर पालिकाएँ सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में हुआ करती थी। याद रखोगे कि 1992 के आईनी तरमीम से पहले पंचायती और नगर पालिकाएँ सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में थी। इन मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का कोई भी मुकर्ररा वक्त नहीं था। इन तरमीम के यानी कि इस संशोधन के बाद इंतखाबात यानी कि इंतखाबातों को सही मुद्दत से कराने का इंतज़ाम कराया गया था। याद रखोगे कि इस संशोधन के बाद इंतखाबात यानी कि चुनावों को उनकी सही मुद्दत में कराने का इंतज़ाम किया गया था तयशुदा वक्त पर। 1992 की आईनी तरमीम के ज़रिए पंचायत और नगर पालिकाएँ रिज़र्वेशन का इंतज़ाम किया गया था इनके लिए, दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए, दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए, पसमानिंदा तबकात के लिए और ख़वातीन के लिए रिज़र्वेशन का इंतज़ाम किया गया था, जिनमें नौकरियों को इतने परसेंटेज के अंदर कि किन किन लोगों को देना है इस बात को तय किया गया था, यानी कि रिज़र्वेशन की गई थी इस बात की। याद रखोगे कि पहली बात के अंदर तो देखो बच्चों क्या सुधार किया गया था कि पहले 1992 में आईनी तरमीम में पंचायतें और नगर पालिकाएँ सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में होती थी। इन मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का भी कोई मुकर्ररा वक्त नहीं होता था, मगर इस सुधार के बाद यहाँ पर चुनाव कराने के वक्त को तय किया गया। इसके अलावा बच्चों इस आईनी तरमीम के ज़रिए पंचायत और नगर पालिकाओं में रिज़र्वेशन को शामिल किया गया, जिसके तहत दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानिंदा तबकात, ख़वातीनों के लिए रिज़र्वेशन को कायम किया गया। अब अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। वफाकी निज़ाम हुकूमत की एक नुमाया खसूसियत ये है कि देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो नुमाया खसूसियत है वो क्या है कि हुकूमती इख्तियारात हुकूमत की मुख्तलिफ़ सतहों के माबीन तकसीम कर दिए जाते हैं। याद रखोगे कि वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो हुकूमत के इख्तियारात होते हैं वो हुकूमत की मुख्तलिफ़ सतहों के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। अगला सवाल है आईन हिंद की मुख्तलिफ़ फ़हरिस्तों की, यहाँ पर देखो बच्चों, आईन हिंद के अंदर यानी कि हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर बहुत सारी लिस्टें हैं जिसके अंदर बहुत सारे मौज़ूआत, टॉपिक्स हैं। तो इन लिस्टों के अंदर इन मौज़ूआत को डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक इन लिस्टों के अंदर आएंगे। तो बच्चों देखो 3 लिस्टें होती हैं। पहली है मरकज़ी फ़हरिस्त, दूसरी सूबाई फ़हरिस्त और तीसरी मुश्तरका फ़हरिस्त यानी कि मिली जुली फ़हरिस्त। तो मरकज़ी फ़हरिस्त के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है? दफ़ा को, बैंकिंग को, इत्तिलात व नशरियात को। याद रखोगे, दफ़ा, बैंकिंग, इत्तिलात व नशरियात। सूबाई फ़हरिस्त के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सूबाई सरकार के पास किस किस चीज़ को देखने की ज़िम्मेदारी होती है? पुलिस, ज़राअत और तिजारत को। मुश्तरका फ़हरिस्त के अंदर तालीम, जंगलात, शादी ब्याह, तलाक़ वगैरह, ये दोनों ही मुश्तरका फ़हरिस्त में आते हैं, यानी कि इसके इख्तियारात मरकज़ी और सूबाई दोनों ही सरकारों के पास होते हैं। अगला सवाल है दुनिया के नक्शे पर 3 वफाकी ममालिक को तलाश करना है। तो देखो कहाँ कहाँ पर फेडरलिज़म है? कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी है हमारे। अब बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से सुनेंगे। आइन की 18वीं फ़हरिस्त में कितनी ज़बानों को शामिल किया गया था? तो याद रखोगे कि आइन की 18वीं जो लिस्ट थी उसके अंदर 22 ज़बानों को शामिल किया गया था। कितनी ज़बानों को? 22 ज़बानों को शामिल किया गया था। अगला सवाल है वफाकियत या फेडरलिज़म से आप क्या समझते हैं? तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि वफाकियत और फेडरलिज़म का मतलब होता है कि हुकूमत के जो पावर होती है उसे कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि कोई भी एक हिस्सा ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। तो देखो वफाकियत एक ऐसा इदारती तरीका है जिसमें मरकज़ और सूबाई सतह के 2 सियासी निज़ाम होते हैं। फेडरलिज़म में दोहरी शहरियत होती है यानी कि दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इकहरी शहरियत ही है यानी कि इकहरी नागरिकता है। मरकज़ और सूबों के दरमियान किसी भी टकराव को महदूद रखने के लिए अदलिया का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी इंतज़ाम किया गया है। अगर मरकज़ और सूबों के दरमियान कोई टकराव होगा तो बच्चों हिंदुस्तान के अंदर अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी इंतज़ाम किया गया है आइन के ज़रिए से। अगला सवाल है यूनियन फ़हरिस्त के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मौज़ूआत को शामिल किया जाता है? तो इसके अंदर बच्चों मुल्क का दफ़ा और ख़ारजी मामलात, रेलवे, डाक, तार, करेंसी, बैंकिंग, जोहरी तवानाई, गैर मुल्की तिजारत, बीमा कंपनी जैसे 97 ज़रूरी मौज़ूआत होते हैं। कितने हैं टोटल यूनियन फ़हरिस्त के मौज़ूआत? 97 हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। रियासती फ़हरिस्त में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो बच्चों दूसरी फ़हरिस्त रियासती फ़हरिस्त है। इसमें सूबाई हुकूमतें कानून साजी कर सकती हैं यानी कि इसके अंदर इस फ़हरिस्त के अंदर रियासती हुकूमतों को भी कानून साजी का काम दिया जाता है। इसके अंदर टोटल 66 टॉपिक होते हैं, मौज़ूआत होते हैं, जैसे कि अपनी रियासत में देश में अमन व अमान कायम करना, पुलिस, मकामी हुकूमत, अवामी सेहत, ज़राअत, तालीम वगैरह शामिल होते हैं। अगला सवाल है वफाकी मुमलकियत कब और कैसे कायम होती है? तो बच्चों वफाकी मुमलकियत उस वक्त कायम होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा आज़ाद रियासतें आपस में मिलकर एक तहरीरी समझौते के ज़रिए किसी एक मुतीना मकसद को हासिल करने के लिए नई रियासत की तामीर करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था कि छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा मुल्क बनाया जाता है, तो इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत सुचारू ढंग से चलाने के लिए ताकि कोई भी एक शासन का अंग ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, तो इसी वजह से वफाकी निज़ाम हुकूमत को अपनाया जाता है। तो कैसे लिखोगे कि वफाकी मुमलकियत उस वक्त कायम होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा आज़ाद रियासतें आपस में मिलकर एक तहरीरी समझौता करती हैं जिसके
के ज़रिए तहरीरी यानी कि लिखित रूप में समझौता करती हैं, जिसके ज़रिए किसी एक मुतीना मकसद को यानी कि किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए नई रियासत की तामीर करते हैं। इस नई रियासत या मुल्क को कुछ मौज़ूआत के अंदर खुद मुख्तारी हासिल होती है, कुछ हकूक़ अता किए जाते हैं जिस पर इनका हक होता है। अगला सवाल है कि आप वफाकी आइन से क्या समझते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। वफाकी आइन उस आइन को कहते हैं जिसमें इख्तियारात की तकसीम यानी कि बंटवारा मरकज़ी सरकार और सूबाई हुकूमतों के दरमियान होती है। इस तरह का जो आइन होता है वो तहरीरी होता है यानी कि लिखित रूप में होता है। ऐसे ममालिक जहाँ पर वफाकी हुकूमतें होती हैं वहाँ की अदलिया आज़ाद होती है, वो मरकज़ और सूबों की हुकूमतों के इक़्तिदार के हदूद को बयान करती है। अदलिया यानी कि अदालत। अमेरिका का आइन बच्चों वफाकी आइन की एक मिसाल है। अगला सवाल है वैधानिक हुकूमत से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर पावर्स किसके हाथ में होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ के हाथ में होती हैं। वैधानिक हुकूमत से मुराद ऐसी हुकूमत से है जिसमें आइन के ज़रिए हुकूमत के तमाम तर इख्तियारात और हुकूक मरकज़ी हुकूमत को सौंपे जाते हैं और पूरे मुल्क में ही मरकज़ी हुकूमत के अहकामात यानी कि हुकुमों को नाफिज किया जाता है। मरकज़ सूबों को इंतज़ामी सहूलियतों की खातिर कुछ इख्तियारात दे देती है ताकि इंतज़ामी सहूलियतें पैदा हो सकें, लेकिन वे उन्हें यानी कि मरकज़ी सरकार जब चाहे सूबाई सरकारों से इन इख्तियारातों को वापस ले सकती है। ये हुकूमतें तमाम मरकज़ी हुकूमत के मातहत होती हैं यानी कि सूबाई हुकूमतें मरकज़ी हुकूमत के मातहत होती हैं वहदानी निज़ामी हुकूमत में, और इनकी हैसियत मरकज़ी एजेंट के रूप में इसके महज इसके अलावा और कुछ नहीं होती है। बच्चों अगला सवाल है कि वफाकी फ़ेडरल हुकूमत से क्या मुराद है, तो वही बात आ गई है। किस तरीके से लिखोगे कि वफाकी हुकूमत वो तर्ज़ हुकूमत है जिसमें दस्तूर यानी कि आइन के ज़रिए हुकूमत के इख्तियारातों को मरकज़ी और रियासती सूबाई हुकूमतों में तकसीम कर दिया जाता है और अपने अपने दायरे इख्तियार में दोनों हुकूमतें आज़ाद हो जाती हैं। ना तो रियासती हुकूमतें मरकज़ी हुकूमत के मामलों में और ना सिवाय बहुत ख़ास सूरतों के मरकज़ी हुकूमत रियासती मामलों में दखल अंदाज़ी कर सकती है। याद रखोगे कि वफाकी निज़ामी हुकूमत में सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत एक दूसरे के कामों में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती हैं, मगर ख़ास सूरतों के अंदर मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमत के अंदर दखल अंदाज़ी कर सकती है। अगला सवाल है वफाकी तर्ज़ हुकूमत की 5 खूबियाँ क्या हैं, तो वफाकी हुकूमत में माशी तरक्की के यानी कि पैसा कमाने के मौके मिलते हैं। वफाकी हुकूमत बड़े सूबों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। ये मरकज़ी हुकूमत को तानाशाह बनने से भी रोकती है। ये कमज़ोर सूबों की ताकत और दूसरे सूबों से हिफाजत करती है, कमज़ोर सूबों की ताकतवर सूबों से। इसमें मकामी ज़रूरतें बेहतर तरीके से पूरी हो जाती हैं। अब है वफाकी हुकूमत की 5 खामियाँ लिखनी है। तो खामियाँ क्या हैं वफाकी हुकूमत की? ये हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत है। इसमें मरकज़ और सूबों का दायरा इख्तियार से मुतालिक तनाज़ात यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। वफाक के टूटने का ख़तरा भी बना रहता है। वफाकी मुमलकतों का दस्तूर लचकदार होता है और आसानी से इसे हालत के मुताबिक नहीं ढाला जा सकता है। गैर लचकदार होता है यानी कि कठोर होता है। ये हुकूमत जो होती है बच्चों काफ़ी खर्चीली होती है। तो खूबियाँ और खामियाँ दोनों ही अच्छे से याद कर लेंगे। अगला सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि पार्लियमानी तर्ज़ हुकूमत की खूबियों और खामियों का तजज़िया करना है। तो बच्चों पार्लियमानी तर्ज़ हुकूमत हमारे मुल्क में भी राइज है। तो पार्लियमानी तर्ज़ हुकूमत को हिंदुस्तान में अपनाया गया है। इसकी खूबियाँ और खामियाँ मंदरजा झेल हैं। इस निज़ाम हुकूमत में अक्सरियती जमात की हुकूमत बनती है यानी कि जिसको बहुतायत में वोट मिलते हैं उसी जमात की हुकूमत बनती है। इस जमात या पार्टी का लीडर सदर के ज़रिए वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाता है और बाकी वज़रा का तकर्रुर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर ही किया जाता है। याद रखोगे कि इस निज़ाम हुकूमत में अक्सरियती जमात की हुकूमत बनती है। इस जमात या पार्टी का लीडर सदर के ज़रिए वज़ीर आज़म
नामज़द कर दिया जाता है, वज़ीर आज़म बना दिया जाता है मुल्क का, और बाकी जो वज़ीर होते हैं उनका तकर्रुर भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर किया जाता है। इस तरह वज़ीर आज़म को ऐवान और काबीना दोनों पर कंट्रोल हासिल होता है। वज़ीर आज़म हुकूमत की इन दोनों शाखों की एक अहम कड़ी के शक्ल के रूप में काम करता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में आमला की हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में पार्लियामेंट की अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है। याद रखोगे कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में आमला की हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में, आमला का काम क्या होता है बच्चों? कानून को नाफिज करना। तो पार्लियामेंट की अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है यहाँ पर। इसका मतलब है कि हुकूमत के इख्तियारात और पॉलिसियों पर पार्लियामेंट का अखलाकी कंट्रोल होता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की हकीकी इंतज़ामिया काबीना होती है, यानी हुकूमत के असल इख्तियारात इसके हाथ में होते हैं और इन्हें वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर सकता है। याद रखोगे कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का जो हकीकी इंतज़ामिया होता है, जो वहाँ का देख रेख करने वाला होता है, यहाँ का वज़ीर आज़म होता है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की खूबी ये है कि इसमें जमहूरी खसूसियत मौजूद होती है, जमहूरियत शामिल होती है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वक्त के मुताबिक तब्दीली करने की भी सहूलियत रखी गई है। याद रखोगे कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वक्त के मुताबिक तब्दीली करने की भी सहूलियत होती है। अब बच्चों, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के खामियां क्या क्या हैं? इसमें वज़ीर आज़म की यानी कि सदर की तानाशाही का डर बना रहता है। वज़ीर आज़म या मजलिस या वज़रा आमतौर पर गैर मुस्तकीम रहती है। कौमी मुफादात के मुकाबले में यहाँ पर पार्टी के मुफादात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगला सवाल है, वफाक के नए रुझानात पर मुख्तसर नोट लिखना है। तो देखो बच्चों, मुमलकतों की बढ़ती हुई यानी कि विभिन्न मुल्कों की बढ़ती हुई अलग अलग तरह की सरगर्मियों में लगातार तोसी हो रही है, यानी कि बहुत सारे मुल्कों की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और साइंस की तकनीक के मैदान में तरक्की के नतीजे में इख्तियारात की मरकज़ियत अमल में आ रही है। माशी तरक्की, दफ़ा और मनसूबाबंदी की सरगर्मियाँ आजकल मजबूत होती जा रही हैं। इसी के साथ साथ इलाकाई या सूबाई हुकूमतें अपनी तहज़ीब और इलाकाई तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव कायम रखती हैं। बरतानिया, फ्रांस और चीन जैसे वहदानी ममालिक में भी इलाकाई मसाइल को हल करने के मुतालबात यानी कि मांग होती रहती है। इस तरह वफाकी रुझानात में इजाफ़ा हो रहा है, यानी कि ज़्यादातर मुल्कों के अंदर वफाकी निज़ाम को अपनाने की तरफ राय हो रही है, मुतालबा हो रहा है, क्योंकि मुल्कों के अंदर बच्चों जो सरगर्मियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पावर को तकसीम करना भी ज़रूरी हो गया है ताकि तानाशाही इख्तियार ना हो सके। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के आइन में दी गई फहरिस्तों के बारे में बताना है। तो हिंदुस्तान के आइन में इख्तियारात को वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। दस्तूर में हुकूमत के इन इख्तियारात को मुख्तलिफ उन्वानात के तहत अलग अलग फहरिस्तों में तकसीम किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी रियासती और तीसरी मुश्तरका फहरिस्त। तो बच्चों, यूनियन लिस्ट के अंदर 97 मौज़ूआत आते हैं, रियासती फहरिस्त में 66 मौज़ूआत आते हैं और मुश्तरका यानी कि मिली जुली फहरिस्त के अंदर 47 मौज़ूआत आते हैं। यूनियन लिस्ट में खारजी मामलात, करेंसी और रेलवे को शामिल किया गया है। रियासती के अंदर मकामी इंतज़ामिया, कानून, सेहत और आमला को शामिल किया गया है और मुश्तरका फहरिस्त में समाजी और माशी मनसूबाबंदी, बीमा, अज़वाजाही, रिश्ते शादी, बिया और तलाक़ वगैरह के मामले हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के किसी सूबे में सदर राज किस तरह कायम होता है। तो देखो बच्चों, अगर मुल्क का सदर ये महसूस करे कि सूबों की जो हुकूमत है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रही है, या फिर उस सूबे का गवर्नर या सदर जमहूरिया की तहरीरी रिपोर्ट जैसे आइनी निज़ाम को काम करने के अंदर आइनी निज़ाम के ज़रिए विफल हो गया है, नाकाम हो गया है, तो सदर जमहूरिया उस सूबे में सदर राज नाफिज कर सकता है। नीम वफाकी निज़ाम पर मुख्तसर नोट लिखना है। तो बच्चों, नीम वफाकी निज़ाम से मुराद है कि हिंदुस्तान में वफाकियत तो है
लेकिन वहदानियत की तरफ झुकी हुई है क्योंकि यहाँ पर इकहरी नागरिकता दी गई है। इख्तियारात की तकसीम यहाँ पर मरकज़ और सूबों के दरमियान तो हैं, लेकिन ज़्यादातर इख्तियारात मरकज़ी सरकार के पास हैं। इसलिए ये जो निज़ाम है नीम वफाकी निज़ाम कहलाता है। प्रोफेसर केसी वैयर ने हिंदुस्तानी वफाकी निज़ाम को नीम वफाकी निज़ाम बताया है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा झुकाव है वो मरकज़ की तरफ है। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे। वफाकी हुकूमत में अदलिया यानी कि अदालत के किरदार को बयान करना है। तो वफाकी हुकूमत का लाजमी जो उन्सुर है उसमें मरकज़ और सूबों में इख्तियारात की तकसीम होती है। ये तकसीम आइन के ज़रिए की जाती है, आइन के मुताबिक की जाती है। इख्तियारात की तकसीम आम तौर पर इस बुनियाद पर की जाती है कि जो मौज़ूआत पूरे मुल्क से मुताल्लिक़ होते हैं वो मौज़ूआत मरकज़ी हुकूमत को सौंप दिए जाते हैं, और जो मौज़ूआत मकामी अहमियत रखते हैं वो मौज़ूआत सूबाई हुकूमत को सौंप दिए जाते हैं। लेकिन कई मरतबा मरकज़ और सूबों में इख्तिलाफ़ यानी कि मतभेद पैदा हो जाते हैं, और वफाकी हुकूमत में सूबों के आपसी इख्तिलाफ़ की वजह से खाना जंगी छिड़ने के भी मामलात रहते हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत में एक आज़ाद, गैर जानिबदार और सबसे बालातर अदलिया का होना, अदालत का होना ज़रूरी होता है, ताकि इन मतभेदों को ढंग से सॉल्व किया जा सके। मरकज़ और सूबों के आपसी तनाज़ात यानी कि लड़ाई झगड़ों को हल करने के लिए आज़ाद अदलिया का होना निहायत ही ज़रूरी होता है, ताकि गैर जानिबदार तरीके से फ़ैसले को किया जा सके। वफाकी निज़ामी हुकूमत के आइन को बेहतर तरीके से खुलासा करने और इसके तहफ़्फ़ुज़ करने के इख्तियारात भी अदलिया के पास होते हैं। अदलिया मरकज़ और सूबों के उन कवानीन को गैर आइनी करार दे सकते हैं जो आइन के ख़िलाफ़ होते हैं। याद रखोगे कि अदलिया उन कानूनों को गैर कानूनी करार दे सकती है जो कानून मरकज़ी सरकार या फिर सूबाई सरकार आइन को ध्यान में रखकर नहीं बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि हिंदुस्तान के ज़रिए पार्लियामानी तर्ज़ हुकूमत को अपनाए जाने की क्या वजह है। तो देखो बच्चों, हमारा देश हिंदुस्तान जो है बहुत लंबे टाइम तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा था, तो अंग्रेज़ों के अंदर जो हुकूमत चलाने का तरीका था वो पार्लियामानी तर्ज़ हुकूमत था। तो ये चीज़ यहाँ के लोगों को विरासत में मिली है, इसी वजह से हमारे देश के अंदर भी पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत को चलाया जाता है। तो बच्चों किस तरीके से लिखोगे? हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। इससे पहले हिंदुस्तान एक अरसे तक बरतानिया का ग़ुलाम रहा। बरतानिया के पार्लियामानी हुकूमती निज़ाम राइज था। याद रखोगे कि बरतानिया में पार्लियामानी हुकूमती निज़ाम राइज था, इसलिए हिंदुस्तान को पार्लियामानी निज़ाम विरासत में मिला। जब कभी भी हिंदुस्तानियों में कौमी तहरीक के तहत हुकूमत के अंदर इस्लाहत की बात की जाती है यानी कि सुधार की बात की जाती है, तो पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत की बुनियाद पर ही तब्दीलियाँ की जाती हैं, क्योंकि ये बात इन्हें विरासत में मिली है। याद रखोगे कि जब कभी भी हिंदुस्तानियों में कौमी तहरीक के तहत हुकूमत के अंदर इस्लाहत यानी कि सुधार की बात की जाती है, तो ये सुधार पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत के तहत किया जाता है। आज़ादी हासिल करने के बाद नया आइन पार्लियामानी निज़ाम को नाफिज किया गया, या सदराती निज़ाम को आइन साज मजलिस के तहत बीच मुबासा हुआ, क्योंकि सदराती निज़ाम वाज़ा तौर पर किसी एक फ़र्द की रहनुमाई पर मुबनी होता है, जबकि पार्लियामानी निज़ाम के अंदर किसी जमात की रहनुमाई पर ज़ोर देता है। याद रखोगे कि आज़ादी हासिल करने के बाद नया आइन पार्लियामानी निज़ाम को नाफिज करे या फिर सदराती निज़ाम को, इस बात के ऊपर हमारी जो आइन साज मजलिस थी उसके अंदर बहस हुई थी, क्योंकि सदराती निज़ामी हुकूमत के अंदर एक फ़र्द की रहनुमाई होती है, रहनुमाई के ज़रिए सारा काम किया जाता है एक इंसान की, जबकि पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत के अंदर एक जमात के ज़रिए सारा निज़ाम किया जाता है। पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत में हुकूमत या पार्लियामेंट और आवाम के तही जवाबदेह होती है। याद रखोगे कि पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत आवाम के प्रति जवाबदेह होती है और उसे मर्ज़ी से काम करने का मौका भी नहीं मिलता है। इस निज़ामी हुकूमत में मुकन्ना आमला और अदलिया होती हैं। पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत को बदलते हुए वक्त के मुताबिक तब्दील भी किया जा सकता है। पार्लियामानी निज़ामी हुकूमत की खामियाँ,
इसका जो राजा सदर होता है वो इसमें तानाशाही का ख़तरा बना रहता है। यहाँ पर राजा या मजलिस वज़राए आम पर गैर मुस्तकीम रहती है। कौमी मुफादात के मुकाबले में पार्टी के मुफादात को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है। सदराती हुकूमत की खूबियाँ बतानी हैं बच्चों। तो पार्लियामानी हुकूमत उस वक्त तक बरसर इख्तिदार रहती है जब तक कि उसे मुकन्ना में अक्सरियत हासिल होती है। 2 से ज़्यादा सियासी पार्टियों के होने की सूरत में मिलीजुली हुकूमत बनती है और ऐसी हुकूमत गैर मुस्तकीम और कमज़ोर होती है जिसमें वज़रा के बाहर जाने का यानी कि टूटने का डर बना रहता है। इन हालत में मुल्क की तरक्की नहीं हो पाती है। इसके बरअक्स सदराती हुकूमत के अंदर चूँकि सदर के ओहदे को मुकर्रर होता है, इसलिए सदर मजबूत मनसूबाबंद और मुसलसल पॉलिसी इख्तियार कर सकता है, क्योंकि उसे इस बात का इत्मीनान होता है कि उसे मुकर्ररा वक्त तक उसे उसके पद से कोई नहीं हटा सकता है। अगला सवाल है, हुकूमत के अहम शोबे कौन कौन से हैं? हर एक पर मुख्तसर नोट लिखना है। तो हुकूमत के 3 अहम शोबे हैं। पहला है मजलिस कानून साज मुकन्ना, और दूसरा इंतज़ामिया, और तीसरा अदलिया। तो इसका पहला काम क्या है? मजलिस कानून साज का कानून को बनाना, कानूनों में तरमीम करना। आमला का काम क्या है? आमला जिसे इंतज़ामिया भी कहते हैं, इसका ख़ास काम मुकन्ना के ज़रिए बनाए गए कवानीन को नाफिज करना है। और अदलिया का काम क्या है बच्चों? इंसाफ करना है। आप अपने लफ्ज़ों में भी बनाकर लिख सकते हैं। अगला सवाल है, वफाकी निज़ाम हुकूमत में तहरीरी आइन यानी कि लिखित आइन की ज़रूरियत को मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए। सवाल का मतलब समझ में आया कि वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो आइन होता है वो लिखित रूप में क्यों होता है, यानी कि एक किताबनुमा छपा होता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो बच्चों आइन 2 किस्म के होते हैं, एक तहरीरी और दूसरा गैर तहरीरी। तहरीरी आइन में मुल्क और हुकूमत के सभी कवानीन और असूलों को किताब की शक्ल में लिख दिया जाता है, तहरीर कर दिया जाता है। हिंदुस्तान और अमेरिका वगैरह ममालिक का आइन तहरीरी आइन है, जबकि बरतानिया का आइन तहरीरी नहीं है। जिस मुल्क में वफाकी निज़ाम हुकूमत होती है उसमें आइन का तहरीरी यानी कि लिखित रूप में होना लाजमी होता है। वफाकी हुकूमत में मरकज़ और सियासी हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की जाती है, और ये तकसीम की जाती है। बस इतना लिख लेना। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना